हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस साइंस। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिजीजेज। और एक एक करके सारे डिजीजेज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं डिजीजेज को, जिसमें पहला कैटेगरी होगा बैक्टीरियल डिजीजेज का, जिसमें फर्स्ट डिजीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है टाइफाइड। एक तो बहुत कॉमन सा डिजीज़ है ये। तो सबसे पहला पॉइंट जो है टाइफाइड से रिलेटेड वो ये है कि टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। इसका काउजेटिव एजेंट जो है, मतलब पैथोजन जिससे ये काउज होता है, मतलब ये बीमारी जिससे होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, या इसको हम लोग टाइफी मरियम भी बोलते हैं। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, बैसिलस है, साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मोटिलिटी होता है इसमें, यानी कि फ्लैजिलेटेड है। अब इसका एपिडेमियोलॉजी अगर हम लोग देखें, एपिडेमियोलॉजी का मतलब स्प्रेड कैसे होता है। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड जो है, यानी कि ये जो बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया है, ये बीमारी स्प्रेड होता है, स्प्रेड्स थ्रू contaminated water, food, contaminated food, और पुअर हाइजीन। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इट स्प्रेड्स थ्रू द इंटेस्टिनल डिस्चार्ज ऑफ टाइफाइड कैरियर्स। इंटेस्टिनल डिस्चार्ज ऑफ टाइफाइड कैरियर्स। इस डिजीज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट अ कुक जिसका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन वॉज अ रॉयल कुक, और कहा जाता है कि सबसे पहली बार टाइफाइड स्प्रेड होने का, अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में जाने, हिस्ट्री जाने इसका, तो सबसे पहली बार मैरी मेलोन जो कि एक रॉयल कुक थी, उसके द्वारा ये जो बीमारी है, डिजीज़ है, वो प्लेट इन्फेक्शन होने के कारण ये जो बीमारी है, यानी कि ये जो टाइफाइड डिजीज़ है, वो स्प्रेड बहुत लोगों तक स्प्रेड हुआ था। तो इसलिए इस मैरी मेलोन का नाम हम लोग टेक्स्ट बुक में टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। अब इस बीमारी का मेन सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो अगर हम लोग मेन सिम्टम्स का बात करें तो पहला तो हेडेक, बॉडी एक, सर दर्द, पूरा शरीर में दर्द, देन हाई फीवर। अब फीवर में कुछ पैटर्न है, जैसे इसका जो फीवर होता है उसमें टेम्परेचर स्पाइक जो होता है, टेम्परेचर स्पाइक वो जनरली आफ्टरनून में होता है, इज इन आफ्टरनून। और ये टेम्परेचर स्पाइक मतलब टेम्परेचर बढ़ना, ये स्पाइक जो दिख रहा है आफ्टरनून में, वो फर्स्ट वीक में देखा जाता है। सेकेंड वीक में थ्रू आउट द डे जो टेम्परेचर है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखा जाता है। दिस इज थ्रू आउट द डे। कुछ और सिम्टम्स अगर हम देखें तो उसमें से एक सिम्टम है अल्सरेशन इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में माइल्ड लेवल पे अल्सरेशन हो सकता है, क्योंकि रेगुलर हेमोरेज होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जिसके कारण अल्सर का फॉर्मेशन होता है इंटेस्टाइन में। अब इस बीमारी को टेस्ट करने का एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टेस्ट है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। तो ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड। अच्छा, सिम्टम में से कुछ एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत यूनिक है इस बीमारी को लेकर, दैट इज रोज कलर्ड रैसेस ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन।
इस डिजीज़ का अगर हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, मतलब ये डिजीज़ का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो एक फ्लो चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंटर्स थ्रू contaminated food and water, then it reaches to intestine. बैक्टीरिया इंटेस्टाइन पहुंचता है, वहां पे पेयर्स पैचेज में ये मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई इन पेयर्स पैचेज, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद ये एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में इफेक्ट पहुंचने के बाद ये फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, जैसे लीवर को इन्फेक्ट करता है, स्प्लीन को इन्फेक्ट करता है, देन बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है। अब इसका डायग्नोसिस तो हम लोग देख लें कि विडाल टेस्ट है, जिससे हम लोग जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए, टाइफाइड का डायग्नोसिस के लिए। देन अगर इसका हम लोग प्रोफाइलैक्सिस का बात करें, तो हम लोग ये टर्म पहले भी यूज कर चुके हैं, प्रोफाइलैक्सिस। और प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में एक तो हाइजीन बना के रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, जो बहुत कॉमन है सारे डिजीजेज में। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड हाइजीन, या कह सकते हैं पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना। तो इस तरीके के मेजर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स या स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस का बात करें, तो टाइफाइड के लिए क्योंकि टाइफाइड में जो साल्मोनेला टाइफी है उसका अलग अलग स्ट्रेन है, उसके लिए अलग अलग तरह का वैक्सीन्स बनाया गया है, जिसको हम लोग टैब वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो टैब वैक्सीन दो तरीके का, एक टाइफाइड ए वैक्सीन है एंड अनदर वन इज टाइफाइड बी वैक्सीन। प्रिवेंटिव मेजर्स के अलावा अगर हम ट्रीटमेंट का बात करें, अगर बीमारी हो जाता है देन ट्रीटमेंट, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हम लोग मोस्टली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये एंटीबायोटिक करता क्या है, तो एंटीबायोटिक्स इधर कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या तो ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है बैक्टीरिया का, या तो किल्स द बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल टाइफाइड में भी होता है। नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग देखेंगे इट इज निमोनिया। अब क्योंकि हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेस का कैटेगरी को डील कर रहे हैं, तो निमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन है। बट निमोनिया के केस में हम लोग देखते हैं कि निमोनिया वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, माइकोप्लाज्मा से भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम इसका कॉजेटिव एजेंट्स देखें, पैथोजेंस जो निमोनिया काउज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिया इज अ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स, फेफड़ा में होता है, जिसमें एयर सैक्स जो है, जिसको एल्वेलाई बोलते हैं, वो एयर सैक्स में फ्लूइड या पस जो है वो फिल हो जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होता है। तो बेसिकली आगे हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसका काउजेटिव एजेंट्स क्या क्या है, मतलब पैथोजेंस कौन कौन से हैं जो निमोनिया काउज करते हैं। तो कुछ अगर हम लोग बैक्टीरियल एजेंट्स के बारे में बात करें, कुछ बैक्टीरियाज जो निमोनिया काउज करते हैं वो है डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन वायरसेस बहुत सारे हैं, कुछ माइकोप्लाज्मा है, एंड एक और है जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, कुछ माइकोप्लाज्मास एंड वायरसेस टू। तो ये सारे कॉजेटिव एजेंट्स है, पैथोजेंस है निमोनिया के लिए, जो लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में है उसके लिए हम लोग डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को याद रखेंगे। अब इसका अगर हम लोग एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें, एपिडेमियोलॉजी ऑफ निमोनिया, तो एपिडेमियोलॉजी यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो निमोनिया इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो कि ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, यानी कि एयरबॉर्न।
तो सिंपल कफिंग, स्नीजिंग या कोई इन्फेक्टेड पर्सन जब सामने से बात भी कर रहा हो तो जो ड्रॉपलेट उसका नाक से या माउथ से बाहर आएगा, बकल कैविटी से बाहर आएगा, तो वो एयर के थ्रू स्प्रेड होगा किसी हेल्दी इंसान में जो उसके नज़दीक होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो स्नीज कर रहा है, दैट इज स्नीजिंग, कॉफिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसके थ्रू जो पैथोजन है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होगा, स्प्रेड होगा। अब इसमें अफेक्टेड पार्ट जो है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, अफेक्टेड पार्ट, तो इस बीमारी में हमारा एयर सैक्स जो है यानी एल्वोलाई जो है ऑफ लंग्स, इसमें फ्लूइड या पस फिल हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें पस गेट्स फिल्ड इन द एयर सैक्स, एयर सैक्स। ये एल्वोलाई जो है ये वो रीज़न है लंग्स का जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का। तो अगर ये वाला पार्ट अगर इन्फेक्टेड हो गया, यहाँ पे फ्लूइड फिल हो गया, फ्लूइड में बेसिकली पस में हमारा फ्लूइड होता है, एक साथ में WBC भी होता है। तो अगर इसमें इस वाले पार्ट में अगर फ्लूइड प्लस WBC यानी कि पस फिल हो गया तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हिंडर होता है, वो रुकता है, और जिससे सांस लेने में तकलीफ या हम कह सकते हैं ब्रेथलेसनेस वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसका सिम्टम अगर हम लोग देखें इस बीमारी का, तो हम लोग देखेंगे इस बीमारी, कोई सा भी बीमारी होता है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि फीवर बहुत हो जाता है, यानी हाई फीवर इज़ द फर्स्ट वन, देन चेस्ट पेन, कॉफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगा तो जो पेशेंट होगा वो बेसिकली रैपिड हेवी ब्रीदिंग करेगा, रैपिड ब्रीदिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स है। अगर एक्सट्रीम कंडीशन सीवियर सिम्टम्स हुआ तो सीवियर सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे कि लिप्स और नेल्स जो हैं ये ब्लूइश हो जाते हैं, ब्लू कलर हो जाते हैं, और इस वाले कंडीशन को हम लोग साइनोसिस भी बोलते हैं। फटीग, कमजोरी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई हिंडर हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग प्रिवेंशन का बात करें, प्रोफाइलैक्सिस का बात करें, तो सबसे पहले जिसको भी ये बीमारी हुआ है उसको आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि वो सिंपली अगर बात भी करेगा या स्नीज करेगा, कॉफ करेगा, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने का, ड्रॉपलेट जो है जो पैथोजेंस है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है। या उसके सामने फिर मास्क का यूज करना वैसे पेशेंट्स के सामने। दूसरा, अगर हम वैक्सीन का बात करें तो एक न्यूमो कोकल वैक्सीन्स आर देयर एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स आर देयर। अगेन ट्रीटमेंट का बात करें, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली दिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, लेकिन ये वायरस से भी हो सकता है। तो अगर इफ़ बैक्टीरियल टेस्ट किया जाए, अगर ये बैक्टीरियल हुआ तो फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें से जैसे एग्जांपल के रूप में पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन जो होता है एक बहुत अच्छा मेडिसिन, एंटीबायोटिक कंसिडर किया जाता है निमोनिया के लिए। और अगर बैक्टीरियल है, इफ़ वायरल, सॉरी, और अगर वायरल है, इफ़ वायरल, तो फिर एंटीवायरल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट डिजीज़ में हम लोग देखेंगे दो डिजीज़ को साथ में। एक डिजीज़ है डिप्थेरिया और दूसरा डिजीज़ है पर्टूसिस। इसको हुपिंग कफ भी बोला जाता है, हुपिंग कफ। अब ये दो डिजीज़ को साथ में पढ़ने का अभी देखने का एक रीज़न है जो हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों हम लोग साथ में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोनों का काउजेटिव एजेंट्स का बात करें, CA मतलब काउजेटिव एजेंट यानी पैथोजन, तो डिप्थेरिया जो है वो फैलता है कॉनिबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण। जबकि पर्टूसिस जो है उसका पैथोजन है बॉर्डेटेला पर्टूसिस। एपिडेमियोलॉजी का बात करें, मतलब मोड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो दोनों का दोनों जो डिजीज़ है वो एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न, ये भी एयरबॉर्न है।
और एयरबॉर्न है, इसका मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा स्प्रेड होता है। तो गेट्स ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट, या इट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर हम लोग सिम्टम्स का बात करें तो डिप्थीरिया में नेसल एपिथेलियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और ये बेसिकली पाया जाता है इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। तो इसमें बेसिकली जो सिम्टम हमको देखने को मिलेगा वो इन्फ्लामेशन ऑफ नेसल एपिथेलियम and respiratory tract gets blocked। अगर पर्टूसिस यानी हुपिंग कफ का बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका सिम्टम हम लोग देख रहे हैं, तो थिक म्यूकस डिपोजिशन देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब क्योंकि इसमें ये थिक म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, तो जब पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग कर रहा होता है उस वक्त हुपिंग साउंड आता है, जिसके कारण इस डिजीज़ को हम लोग हुपिंग कफ भी बोलते हैं। तो हुपिंग कफ और हुपिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अगेन क्योंकि ये दोनों का दोनों पहले हम लोग इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं, और इस दोनों को अभी हम लोग साथ में स्टडी क्यों करें इसको देख लेते हैं। तो इसका जो प्रिवेंशन है, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना है, दूसरा जो प्रिवेंशन है वो एक वैक्सीन है जिसको स्पेसिफिक हम लोग प्रोफाइलेक्सिस बोल सकते हैं। तो वैक्सीन के रूप में ये दिया जाता है, वैक्सीन का नाम है DPT, जहाँ पे D स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, P स्टैंड्स फॉर पर्ट्यूसिस एंड T स्टैंड्स फॉर टेटनस। तो इसमें बेसिकली 3 एंटीजन डाला जाता है बॉडी में, वैक्सीन में 3 एंटीजन जा रहा है, इसलिए DPT को हम लोग ट्रिपल एंटीजन भी बोलते हैं। ट्रिपल एंटीजन मतलब 3 डिजीज़ या 3 बीमारी, 3 कंडीशन को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है इस वैक्सीन से, DPT वैक्सीन से। D स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस एंड T फॉर टेटनस। एंड फाइनली द ट्रीटमेंट हमारा वापस से, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट डिजीज वी विल सी इज ट्यूबरकुलोसिस। तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। अगेन दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल डिजीज, शॉर्ट में इसको हम लोग TB के नाम से भी जानते हैं। इसका जो काउजेटिव एजेंट यानी कि पैथोजन जो ट्यूबरकुलोसिस काउज करता है, एक तो पहले से पता है क्योंकि हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया है, बट उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था ये डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा, वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। अगेन अगर इसका हम एपिडेमियोलॉजी का बात करें यानी कि स्प्रेड का बात करें तो अगेन TB इज अ डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होता है डायरेक्ट थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका डिटेक्शन कैसे होता है, जैसे इसमें जनरली क्या देखा जाता है कि स्टार्टिंग में नॉर्मल कॉफिंग होता है, तो बाद में TB का डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है स्पेलिंग कुछ और है, पढ़ते मोंटो है, मोंटो टेस्ट। तो इस टेस्ट के द्वारा एक्चुअली चेक किया जाता है, जैसे स्प्यूटम है, थिक म्यूकस है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड देन उसको डिटेक्ट किया जाता है, और अगर उसमें एक टॉक्सिन जिसका नाम ट्यूबरक्यूलिन है अगर वो प्रेजेंट रहा, जो कि बैक्टीरिया बनाता है, ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर ये टॉक्सिन उसमें प्रेजेंट रहा तो हम कहते हैं कि पेशेंट को TB है। तो ट्यूबरक्यूलिन इज डिटेक्टेड इन स्प्यूटम। अब ये जो ऑर्गन को
अफेक्ट करता है वो ऑर्गन है लंग्स, बट ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि इसका सिम्टम हम लोग देखेंगे अभी बाद में कि पहले स्टार्टिंग में सिम्टम बहुत माइल्ड होता है, देन धीरे धीरे सीवियर होते जाता है। तो क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को, लंग्स गेट्स अफेक्टेड। लेकिन फाइनली हम लोग देखते हैं कि ये लंग्स के अलावा भी अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा। जैसे अगर पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी टीबी, तो पल्मोनरी टीबी जो होता है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। वैसे ही अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो लिम्फ नोड्स, बोन्स, किडनीज एंड ब्रेन, ये सब पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। अब इसका जो सिम्टम है, मैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसिस्टेंट कॉफिंग। तो परसिस्टेंट कफ, बहुत टाइम तक अगर खांसी रहे तो हम कह सकते हैं एक अर्ली साइन है टीबी का। देन लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का फीवर, चेस्ट पेन, खासकर सीवियर केस में। देन जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करता है तो जो पेशेंट होता है उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो वेट लॉस एक सिम्टम है। देन संकेन आइज एंड फाइनली सीवियर केस में ब्लडी स्प्यूटम। तो जो कॉफ निकलेगा उसमें खून अगर दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, तो एक इंडिकेशन है टीबी का। अब इसका प्रिवेंशन के लिए एक वैक्सीन है जिसको बर्थ के टाइम ही दिया जाता है या इन्फेंट को दिया जाता है, दैट इज़ BCG। B स्टैंड्स फॉर बैसिलस, C स्टैंड्स फॉर कैलमेटे एंड G स्टैंड्स फॉर ग्यूरिन। तो कैलमेटे ग्यूरिन साइंटिस्ट का नाम था और बैसिलस जो था वो रॉड सेप्ड बैक्टीरिया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसलिए ये बैसिलस वर्ड इस्तेमाल किया। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट का बात करें, टीबी का ट्रीटमेंट, तो पहले ये कंसिडर किया जाता था कि टीबी जो है वो इनक्योरेबल है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बट नाउ डेज टीबी इज़ 100% क्योरेबल और ट्रीटेबल। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, यानी कि इसमें जो एंटीबायोटिक थेरेपी होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक इसका एंटीबायोटिक थेरेपी, वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर केस है, बट फिर भी। लेकिन अगर सपोज कि अगर ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ दिया जाए, तो बीच में छोड़ देने से ट्रीटमेंट क्या होगा, एक नया कंडीशन या एक नया टाइप का टीबी डेवलप हो जाएगा जिसको हम लोग MDR टीबी बोलते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट रेगुलर ना करवाए तो, यानी कि दवाई कुछ टाइम तक खाए फिर छोड़ दिए, ऐसा कंडीशन में एक कंडीशन राइज होता है जिसको MDR टीबी बोलते हैं, दैट इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। फिर इस वाले कंडीशन को ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो मल्टीपल ड्रग्स के खिलाफ या के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है कॉलेरा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कॉलेरा के बारे में। सो बेसिकली कॉलेरा इज एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज़ एन एक्यूट, क्रॉनिक एक्यूट हम लोग समझ चुके हैं, क्रॉनिक जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, एक्यूट जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो कॉलेरा इज एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज। इसका मेन सिम्टम जो है, सिम्टम को जाने से पहले इसका हम काउजेटिव एजेंट अगर हम लोग देखें तो काउजेटिव एजेंट यानी कि पैथोजन जो कॉलेरा काउज करता है इज विब्रियो कॉलेरी। अब विब्रियो यानी कि ये कॉमासेप्ट बैक्टीरिया है, कॉमासेप्ट। और एक और चीज़ अगर हम लोग इसमें नोट कर सके तो दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस, मतलब एक सिंगल फ्लैजिला एक एंड पे हमको देखने को मिलेगा इसमें, कॉमासेप्ट एंड एक सिंगल फ्लैजिला। अगर हम इसका एपिडेमियोलॉजी का बात करें
यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी फीको ओरल रूट है। मतलब सिंपल में कहे तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड तो स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो अगर संक्रमित खाना और पानी शरीर में जाए तो ये बीमारी हो सकता है, और इसका मेन रीज़न है अगर पुअर सैनिटेशन हो, पुअर सैनिटेशन, तो ये बीमारी होता है। और अगर मैकेनिकल कैरियर्स का बात करें, मैकेनिकल कैरियर्स मतलब ये डिजीज़ किसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है, तो मैकेनिकल कैरियर में हाउस फ्लाइज जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, एक टर्म आता है इंक्यूबेशन पीरियड। बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग बोलते हैं कि जब पैथोजन हमारा बॉडी में एंटर किया से लेकर पहला जो सिम्टम दिखता है उस वो जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम। तो सिम्टम दिखने और पैथोजन का एंट्री के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो कॉलेरा में इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है फ्यू आवर्स टू कपल ऑफ डेज, ऑलमोस्ट 2 डेज। अगर हम मेन सिम्टम्स का बात करें तो मेन सिम्टम्स जो कॉलेरा का है वो है वाटरी डायरिया। अगर डायरिया होगा, अगर डायरिया होगा तो ऑब्वियसली बॉडी डिहाइड्रेट होगा। तो डिहाइड्रेशन इज द मेन कंसर्न इन दिस बीमारी। अगेन डिहाइड्रेशन हुआ, वाटरी डायरिया हुआ तो बेसिकली वॉमिटिंग भी हो सकता है एंड मसल क्रैम्प्स। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। और अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ, तो अगर ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकता है, तो इट कुड बी फैटल। अब इसका जो डायग्नोसिस है, इस बीमारी का डायग्नोसिस जो होता है उसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है, यानी कि स्टूल एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट का बात करें, अब अगर हम प्रिवेंशन का बात करें तो सबसे पहले प्रिवेंशन का बात कर लेते हैं, तब ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन का बात करें तो एक तो प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन को मेंटेन करना है पर्सनल प्लस। तो एक तो हाइजीन हो गया, प्रॉपर सैनिटेशन, और जो फूड एंड वाटर हम लोग ले रहे हैं वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। तो प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब मेंटेन करना है। साथ में एक वैक्सीन भी है जो एक्चुअली पॉपुलर तो नहीं है, बट फिर भी इस बीमारी के लिए एक वैक्सीन है जिसको हम लोग कॉलेरा वैक्सीन बोलते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट का बात करें तो ट्रीटमेंट में एक तो बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक इज मस्ट, एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है। अगेन एंटीबायोटिक के बाद क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, शरीर से पानी बाहर आ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज मस्ट।